सो पेज नंबर 44 में दिया गया है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, ठीक है, जहाँ बोल्ड लेटर्स में दिया उसके नीचे ही दिखाया गया है कि there is a numerical method to obtain the value of velocity and by the process of limiting, this is called calculus method. So there is a numerical method for finding out instantaneous velocity ठीक है बाय लिमिटिंग प्रोसेस, जैसे मैंने लिमिट लगाई ना, बाय लिमिटिंग प्रोसेस, किसी भी जगह का स्लोप निकालना उसी पॉइंट का, तो वो लिमिटिंग प्रोसेस है. इट इज़ कॉल्ड कैलकुलस मेथड. नाउ जैसे x दिया है, x की वैल्यू क्या दी है कि 0.08 टी क्यूब दी है, इस फार्मूले के हिसाब से चलता है. ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एज पर दिस इक्वेशन. ऑब्जेक्ट ट्रेवल, जैसे एक्स टी का ग्राफ बनाती हो ना, तो मान लो x और t है, तो इसका आपसे ग्राफ बनवाया जाए इसके हिसाब से, तो मान लीजिए आपने एक ऐसा ग्राफ बना दिया, कर्व तो होगा ही, क्यूबिकल है. ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, ये उसका पाथ है जिस पे वो चल रहा है, जिस पाथ पे चल रहा है. ट्रेवल्स, ठीक है, पाथ ना हो के पोजीशन कहना, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई तो है नहीं, लीनियर है, तो लीनियर है, इसको कुछ नहीं कहना चाहिए, बस एक ग्राफ है. ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स बाय गिवन इक्वेशन, और आपसे अब पूछा जा रहा है कि हमें पता करनी है 4 सेकंड में वेलोसिटी. तो 4 सेकंड में अगर आपको पता करनी है तो क्या कर लेना चाहिए कि नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी. तो अब देखो, टेबल देखो, अगर 2 और 5 पे पता किया जाए, ये T1 T2 देखो, 3 और 5 पे पता किया जाए, तो 3 और 5 का मिडिल क्या होता है, दैट इज मिडिल 4 होता है कि नहीं. 3 और 5 का मिडिल क्या है, तो 4 से 1 सेकंड पीछे चली जाओ, 1 सेकंड आगे चली जाओ, बात सही है. और कोई कहे नहीं बहुत आगे पीछे हो गए, तब कितना कितना जाना पड़ेगा, क्या 0.5. लेकिन कोई कहे नहीं अभी भी बहुत आगे जा रहे हो, ये सही नहीं देगा, तो आप क्या 0.25 आगे पीछे जाओगे. और कोई कहे नहीं अभी भी ज़्यादा है, तो आप क्या 0.05 आगे और 0.05 पीछे जाओगे, बोलो. और भी फिर भी कहे नहीं आप ज़्यादा जा रहे हो, तो क्या 0.005 और 0.05 आगे पीछे जाओगे. तो ये लिमिटिंग प्रोसेस कहलाता है कि अगर हमें 4 पे चाहिए तो 4 से 0.005 पीछे चले जाओ, 0.005 आगे चले जाओ. लेकिन अगर हम इस लिमिटिंग प्रोसेस से और इस रिग्रेस मेथड से बचना चाहते हैं, तो हमारे पास एक कैलकुलस मेथड भी है. सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0. इसे क्या कह सकते हैं, क्या डी बाई डी एक्स बाई डी टी भी कह सकते हैं क्या. और x की वैल्यू क्या रखी गई है, 0.08 टी क्यूब है, तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा. और डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब, तो जैसे डी बाई डी एक्स निकालना होता है एक्स टू द पावर एन का, तो वो क्या आता है, यही चीज़ तो मैं x टू द पावर एन को y भी बोलता हूँ कि नहीं, क्योंकि y ही तो x टू द पावर n है, बोलो.
तो डी वाई बाई डी एक्स दैट इज डी एक्स टू दी पावर एन बाई डी एक्स, और फिर ये आ जाता है, यही है कैलकुलस मेथड। सो इसको कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जरा देखो यहाँ भी यही काम करो, तो 0.08 और टी क्यूब को क्या लिखोगे, क्या 3t टू दी पावर 3 माइनस 1, वही चीज़ है, देख लो। तो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या फार्मूला आएगा, इससे मल्टीप्लाई करो तो 0.24 और t का स्क्वायर। अब 4 सेकंड में चाहिए, तो वेलोसिटी t इज इक्वल टू 4 सेकंड, तो 4 इसमें डाल दो, तो 4 का स्क्वायर, जरा 16 का मल्टीप्लाई तो इससे करो, सोलह चौको 64, 16 दूनी 32, सो 3.84 आ गई। क्या यही लास्ट में आई है, बताओ, टेबल के लास्ट में यही है वेलोसिटी लिमिटिंग मेथड में, बताइए। लिमिटिंग मेथड में सबसे लास्ट कॉलम देखो, क्या यही वेलोसिटी है, बताइए। तो दैट इज, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि दिस इज, ये तो इसकी वेलोसिटी आ गई, और यहाँ एक्सीलरेशन का एक ग्राफ बनाया कि रेस हो रही है, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, फिर एक्सीलरेशन जीरो है, किसको जब कहीं आप बाजार जा रही हो तो रेस दी, फिर उसके बाद एक्सीलरेशन जीरो कर दिया, फिर ब्रेक लगा दिया 18 से 20। तो इस तरीके से एक्सीलरेशन, अगर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन चाहिए, देन इट इज़ व्हाट इट इज़, rate of change of velocity where the time limit tends to 0, that is dv by dt. Now अब यहाँ पर एक मान लीजिए ये है, सो y है और x है, और एक y और x के बीच में एक ग्राफ है। y कुछ नहीं है, y क्या होता है, क्या फंक्शन ऑफ x होता है, यानी x में कुछ ना कुछ मॉडिफाई करके एक्स स्क्वायर प्लस 2 इस तरीके से कुछ फंक्शन होगा। तो हमें अगर इन किन्हीं भी दो पॉइंट पे निकालना है, तो किन्हीं भी दो पॉइंट पे मान लीजिए ये x है और ये पॉइंट क्या है, ये x प्लस डेल्टा x है, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, क्या x प्लस डेल्टा x होगी, और यहाँ पर fx होगी, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ये क्या, दैट इज एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स होगा, क्योंकि ये पूरा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और ये एफ एक्स है, तो इस पूरे में से इतना हटा दो तभी तो ये आएगा, बोलो। अच्छा, ये चीज़ कितनी आएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है, यस इट इज़ डेल्टा एक्स, क्योंकि एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से ये हटा दो तो दैट इज़ डेल्टा एक्स आ जाएगी, और इन दोनों से अगर मैं ये पॉइंट मिला दूँ तो इनका स्लोप आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ इतनी छोटी होती चली जाए डेल्टा एक्स, तो ये किसी एक पॉइंट पर स्लोप आ जाएगा। इफ़ डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो तो क्या होगा, तो इसी में किसी भी पॉइंट पर भी हम स्लोप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं, बट दैट इज़ इतना छोटा हो कि सिर्फ 2 पॉइंट वो हमें दिखे भी ना, तो ऐसे केस में हम इसे डी वाई बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे, और यहाँ पर ही कोई पॉइंट एक्स होगा, तो ये जो स्लोप होगा इस स्लोप का नाम ही तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, जो इसका टेन थीटा है, क्योंकि यही एंगल यहीं तक तो आ रहा है। तो इस तरीके से टेन थीटा, जरा बुक में देखो क्या टेन थीटा क्या लिखा है, क्या डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स तो होता ही है, और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या है कि दैट इज एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स और अपॉन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, है बात कि नहीं।
ये चीज़ हो जाती है। बट स्लोप एट ए पॉइंट उसको एम भी कहते हैं, स्लोप को क्या कहते हैं, एम भी कहते हैं। तो अगर मान लीजिए यही जो स्लोप है किसी पॉइंट का, यही डी वाई बाई डी एक्स भी हो सकता है यदि लिमिट डेल्टा एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसे डी एक्स बोलने लगते हैं। ठीक, तो तब ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई भी बोल सकते हो, एक ही बात है। और अपॉन डेल्टा एक्स हुआ, और लिमिट क्या लगा दो, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, क्योंकि एक्स और एक्स कट जाएंगे कि नहीं। अच्छा, तो ये चीज़ है स्लोप एट ए पॉइंट है, और इसी को डी वाई बाई डी एक्स भी कहा जा सकता है। तो ये फार्मूला होता है स्लोप एट ए पॉइंट, और इसी को डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। अब ज़रा अगले पेज पे आओ, और अगले पेज पे ज़रा देखो कि अगर x टू द पावर n कहीं लिखा है जिसका कि मैंने आपको दिखाया हो, u टू द पावर n लिखा है, u टू द पावर n नहीं, x टू द पावर n, देखो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। चलो कोई बात नहीं, कि हमने तो आपको बता दिया वो बहुत बेसिक फार्मूला, इन्हें लिखना चाहिए था, नहीं लिखे हैं तो कोई बात नहीं। इतनी बात आपको पता चल चुकी है कि स्लोप क्या होता है, ठीक है। अब अगर आपको ये बात पता चल चुकी है तो हम इसी चीज़ को और एक्सटेंड करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैलकुलस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ, ये जो हम निकाल रहे हैं कैलकुलस के दो अलग अलग भाग हैं, टू ब्रांचेज हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस। अगले पेज पे इंटीग्रल कैलकुलस लिखा है, नीचे लिखा है इंटीग्रल कैलकुलस कि नहीं। तो पहले डिफरेंशियल कैलकुलस की देखो कि अगर आपको यहाँ पर कोई चीज़ दी जाए कि d बाई डी टी और a और t टू द पावर n हो, तो आप क्या करोगे, क्या कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट टर्म्स कम्स आउट फ्रॉम, ये क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। ये पहली प्रॉपर्टी क्या बताई गई, कांस्टेंट कम्स आउट फ्रॉम डेरिवेटिव। बात समझ में आ गई। अब मान लो d बाई डी टी है और कहीं पर a प्लस बी टी और प्लस सी टी स्क्वायर है, तो जो डेरिवेटिव है उसका सब में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, बी टी और प्लस डी बाई डी टी और सी टी स्क्वायर, और फिर उसके बाद इसको कहते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेरिवेटिव। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेरिवेटिव। और बाद में अब इसमें क्या होगा, जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगी और डी बाई डी टी ऑफ टी टू द पावर ज़ीरो हो जाएगा। क्या वास्तव में तो ये टर्म जीरो ही होनी है, बाद में b कॉमन आ जाएगा और d बाई डी टी ऑफ t हो जाएगा और c कॉमन आ जाएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी लगा दी, बोलो समझ में आई। और अगर ये पूरी की पूरी चीज़ y होती तो क्या इसे dy बाई डी टी कहते हैं। अब तीसरी चीज़ देखो कि कहा गया है कि साइन एक्स का निकालना है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो क्या करेंगे, दैट इज साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स और अपॉन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, और लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। क्योंकि y को मैंने क्या मान लिया बताओ, साइन एक्स मान लिया, बताइए। तो बिल्कुल जैसे हम करते थे वही तो कर रहे हैं कि बढ़ी हुई वैल्यू पर साइन की वैल्यू, भाई साइन का क्या होता है फंक्शन,
ये तो x पर फिर x प्लस डेल्टा, ये x है और ये क्या है x प्लस डेल्टा x, तो ये साइन फंक्शन है कि नहीं, जैसे y होता है। तो बस हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो ये जो हाइट है ये क्या कहलाएगी, क्या साइन x प्लस डेल्टा x कहलाएगी और ये साइन x कहलाएगी, और इनके बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा, डेल्टा x। तो यही किया है। ऊपर साइन c माइनस साइन d का फार्मूला लगाओ। और साइन बाई 2 और अपॉन डेल्टा x है, और लिमिट क्या लगा दें, चलो तो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर अंदर क्या आ जाएगा, 2 cos x प्लस एक्स, तो दैट इज 2x प्लस डेल्टा x बाई 2, और यहाँ से x कट गया तो क्या आया, साइन डेल्टा x बाई 2 आ गया। इज इट करेक्ट। और सबसे नीचे क्या आ गया, डेल्टा x, और यहाँ क्या लगा दें, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। इज इट करेक्ट। अच्छा अब जरा आगे बढ़ें तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू है कि कभी भी, क्या आपने ये बात देखी है कि ये हमारा ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, क्या y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ है, बताओ। अच्छा इधर से मैं चलूँ तो थोड़ी देर बाद साइन अलग हो जाएगा, साइन अपने रास्ते ही अलग रास्ते, थोड़ी दूर तक तो दोनों साथ साथ चलना है कि नहीं। अच्छा थोड़ी दूर तक क्या tan BC के रास्ते चलेगा, फिर वो अपने रास्ते चला जाएगा, और यहाँ पर भी थोड़ी देर साथ देगा फिर अपने रास्ते, और इसी तरह से साइन भी थोड़ी देर साथ देगा फिर अपने रास्ते, यानी थोड़ी देर तक तो सभी साथ देते हैं। ये साइन फंक्शन भी साथ देता है और tan फंक्शन। सो इफ x इज वेरी स्मॉल, अगर मान लो x कैसा है, वेरी स्मॉल, देन x इज इक्वल्स टू साइन x इज इक्वल्स टू tan x। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि साइन पाई बाई 6 की कितनी वैल्यू है, और पाई बाई 6 की करूँ तो कितनी आएगी, 3.14 बाई 6, तो भी लगभग क्या 1/2 नहीं आ रही है। ये तो मैं 30 का कर रहा हूँ, अगर और कम करोगे 10 और 15 डिग्री तो बिल्कुल एग्जैक्ट है, 30 में थोड़ा डेविएशन हो रहा है ना। और tan पाई बाई 6, तो tan पाई बाई 6 कितना होता है, tan 30 कितना होता है, तो 1/1.7, ये भी 1/2 के करीब आ रही है, तो लगभग ये बराबर आते हैं। तो अगर ये बराबर आते हैं तो x स्मॉल होगा, तो बताओ साइन x बाई एक्स क्या हो जाएगा, क्या ये 1 नहीं हो जाएगा, x इज इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन x बाई एक्स क्या हो जाएगा। अच्छा तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये यहाँ तक आ चुके हैं। सो दैट इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, और कॉस लिखो 2x प्लस डेल्टा x बाई 2, और साइन में क्या है डेल्टा x बाई 2, और नीचे क्या लिख लो, डेल्टा x तो पहले से ही था, उसी के नीचे यही 2 क्यों ना ले आओ, ऐसा हो सकता है।
फिर पलट के लाओगे तो फिर ऊपर चला जाएगा। अब अगर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है तो क्या डेल्टा एक्स बाई टू टेंस टू भी जीरो होगा? जब डेल्टा एक्स ही जीरो है तो उसका आधा कर लो वो भी। और हमें ये बात मालूम है कि लिमिट अगर डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो है और तो साइन डेल्टा एक्स हो या एक्स हो तो साइन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स क्या इसकी वैल्यू 1 होती है? अभी बगल में सिखाया। जबकि एक्स छोटा हो, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो। बोलो ये बात बताई कि नहीं? एक्स छोटा होना चाहिए। तो मैं क्या इसकी जगह 1 लिख दूं? तो अब इसकी जगह 1 लिख दो और डेल्टा एक्स की जगह भी 0 डाल ही दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos 2x प्लस 0/2 और इंटू 1 हो गया कि नहीं? तो ये क्या cos x बच गया? डेल्टा एक्स बाई 2। ये जो 2 है ऊपर भी 2 से डिवाइड करो, नीचे भी 2 से डिवाइड करो। बोलो समझ में आई बात? अच्छा, तो क्या आपने देखा क्या डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या आ गया? कॉस एक्स आ गया। बोलो इसका मतलब क्या है? मान लो अगर मैं कहूँ कि मुझे ये हमारा साइन का फंक्शन है और मुझे इस पॉइंट पे क्या ये पाई बाई 2 है क्या? साइन फंक्शन है। और कोई आपसे कह दे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इट इज़ नथिंग बट स्लोप ऑफ साइन एक्स। ये चीज़ क्या होती है? किसी भी फंक्शन का डी बाई डी एक्स निकालो तो क्या स्लोप आता है? क्या वही टेन थीटा होता है? जैसे डी एक्स बाई डी टी निकालोगे तो क्या स्लोप आएगा फंक्शन का? तो ये कॉस एक्स आ गया और यही चीज़ क्या कहलाएगी? क्या ये स्लोप है? क्योंकि डी ऑफ साइन एक्स कहीं पर भी आपने थोड़ा सा डी ऑफ साइन एक्स निकाला और अपॉन डी एक्स, तो स्लोप आया कि नहीं कहीं पे भी? और कोई आपसे कह रहा मुझे पाई बाई 2 पे स्लोप बता दो, तो स्लोप का फार्मूला आ गया है, रखो इसी पे पाई बाई 2। तो स्लोप एट पाई बाई 2 क्या आ जाएगा? सो ठीक है, सो डी साइन एक्स बाई डी एक्स एट पाई बाई 2 इट इज इक्वल्स टू कॉस में रख दो पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 क्या होता है? तो क्या इसका स्लोप 0 है? क्या ये लाइन इसके पैरेलल है? तो इसलिए ये कितना आ गया बताओ? स्लोप 0 आया कि नहीं? कोई कह दे मुझे 0 पे स्लोप बता दो, अच्छा तब क्या बताओगी? 45 है कि नहीं स्लोप 0 पे? तो अब कोई आपसे कह दे कि मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का स्लोप ज़रा 0 पे बता दो, तो आपको मालूम है इसके स्लोप का फार्मूला कॉस एक्स है। तो क्या ये 1 आ गया? और क्या यही tan 45 होता है? तो स्लोप का एंगल कितना हो गया बताओ? समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इसलिए ये एक इसका फिजिकल मीनिंग भी है। अब हम देखेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स का देख लो, बुक में लिखा है, हमने प्रूव कर दिया है आपके लिए, मिलाया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो क्या करेंगे? जहाँ पर y किसके इक्वल है? कॉस एक्स। सो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, या इसे डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हो। इट इज़ नथिंग, बताओ क्या लिख दें यहाँ पे? बताया करो, नहीं बताओगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि समझ गई हो? ये चीज़ नहीं समझ में आई थी क्या?
बताओ। तो फिर बताना आगे से, लगाओ फार्मूला। और बाई डेल्टा एक्स और लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो ये कट गया। अच्छा, ये क्या 2 इसके नीचे आ जाएगा क्या? ऐसा कोई प्रावधान है? तो फिर क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल्स टू -2 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 और साइन डेल्टा एक्स बाई 2, और नीचे क्या आ जाएगा? क्या डेल्टा एक्स बाई 2 आ जाएगा, और ये 2 हट जाएगा ऊपर से। बोलो। देखो, ये अगर हम नहीं भी करेंगे तो हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डेरिवेटिव आपको बताना चाहते हैं। मैथ्स में भी है और अभी हम श्रोडिंगर इक्वेशन में भी जाने वाले हैं केमिस्ट्री में, तो थोड़ा जान लोगी तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर से इसका कोई लेना देना नहीं। बोलो। फिर से बोलो, क्या बोल रही हो? इंस्टेंटेनियस निकालने में है, बस वो इंस्टेंटेनियस के लिए मैंने जो शुरू में एक फार्मूला बता दिया था ना, x टू द पावर n, इट इज n x टू द पावर n माइनस 1, उसी से पूरा हो जाएगा पूरी फिजिक्स। लेकिन फिर भी अब चूंकि आप मैथ्स भी पढ़ रही हैं, तो अब आपके बुक में दिया भी है, तो क्यों ना चैप्टर पूरी तरीके से समझ लिया जाए। नहीं तो एक भी चीज़ होती है तो पिंच करती है कि देखो ये पेज नहीं पढ़ा है, तो चैप्टर का डर निकल जाना चाहिए कि नहीं, कि हमें इस चीज़ की हर चीज़ आती है। वरना इन सब से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ोगी तब भी पूरा चैप्टर और आगे के पूरे हो जाएंगे। फिर भी मैं करा दे रहा हूँ क्योंकि आप जानती हैं तो करा दे रहा हूँ। समझ में आई बात कि नहीं? चैप्टर से इसका कोई भी संबंध नहीं है, आगे जो इंटीग्रल आएगी उससे संबंध है। इंटीग्रल में कराऊंगा, उसी पे अगला क्वेश्चन बेस्ड है। फिर भी कैलकुलस के थोड़े बहुत मैं बता दे रहा हूँ। समझ में आई? क्योंकि ये 5-5 नंबर के मैथ्स के सवाल हैं। अगर आप देखो तो इन्हीं सब का जो डेरिवेटिव है, जो अभी हम निकाल रहे हैं cos x का sin x का, तो हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद ये सब आपको पता चल जाएगा कि इनकी क्या वैल्यू है। नाउ ये देखो ये क्या ये मैथ में है? मैथ में 306 डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, और देख लो, इससे जब आपको किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव निकालना हो तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना, क्या हम लोग निकाल चुके हैं? एक्स स्क्वायर का वही करो और सब कट जाए, एक्स टू द पावर एन का निकाला है कि नहीं? तो एक्स टू द पावर एन का निकाला जा सकता है। इसी तरीके से और आगे चलेंगे तो अभी देखो, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, 5 नंबर का सवाल, ये नीचे लिखा है, क्या ये अभी अभी निकाला है? तो अब जब सब चीज़ें आपके में हैं तो क्यों ना समझ ली जाए जब टाइम आया है। और बुक में दिया है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, सब कुछ दिया है बुक में, पूरा चैप्टर ही है शायद 306। ठीक है ना? तो हम लोग कोई बाहर की चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं सीख रहे हैं, हमारे में आने वाला है तो पहले से सीख ले रहे हैं, तो इस चैप्टर में यूज़ हो रहा है। अब देखो, तो लिमिट लगा दो डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो ये साइन एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 है, तो क्या डेल्टा एक्स बाई 2 भी 0 होगा? इसको 1 लिखा जा सकता है। तो माइनस साइन 2x प्लस 0 बाई 2 और इंटू 1, तो ये क्या आ गया? माइनस साइन एक्स आ गया क्या?
तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या आया, कॉस एक्स का डेरिवेटिव। आपसे कोई पूछे तो पता चल गया। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, देखिए तो क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स को, तो ऊपर क्या लिख लें कि टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस टेन एक्स, और अपॉन में क्या लिखेंगे, ठीक। टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स को क्या लिखा जा सकता है, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और अपॉन कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखा जा सकता है। और नीचे क्या लिखा जा सकता है, क्या डेल्टा एक्स। अच्छा, इन दोनों को एलसीएम ले लो तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स, और जो एलसीएम है वो नीचे ही खिसका दो। और डेल्टा एक्स और लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। बताओ साइन है कॉस भी माइनस कॉस है साइन भी क्या होता है, सो कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, कॉस एक्स और डेल्टा एक्स, तो क्या एक्स और एक्स कट गया, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और साइन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स, ये सब ठीक है। और कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और इंटू कॉस एक्स, इज इट करेक्ट। और साइन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स क्या होता है, बताएं। क्योंकि दोनों वैल्यू जब x छोटा होता है तो क्या साइन x और x सेम होते हैं, तो ये 1 हो गया और इंटू 1 बाई कॉस एक्स प्लस ज़ीरो और कॉस एक्स, जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ जीरो डाल दिया, तो क्या ये 1 बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हुआ या 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हुआ या सेक स्क्वायर एक्स हुआ, बोलो। देखो आपके में आंसर दिया है 10x का डेरिवेटिव, कहीं लिखा है वहाँ पे, तो ये एक फार्मूला निकल के आ गया। अब हम लोग कॉट एक्स का करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, तो कॉट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉट एक्स और अपॉन और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ तक ठीक है। तो कॉट को क्या लिखा जा सकता है, माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, क्या डेल्टा एक्स, और यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है टेंस टू जीरो, बोलो सही है। अब इसका एलसीएम लिया जाए, तो एलसीएम लेने पे क्या होगा, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स और माइनस
साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स और अपॉन साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, साइन एक्स और डेल्टा एक्स सब कुछ नीचे लिख लिया और यहाँ लगा दो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। देखा जाए तो ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी है वही चीज़, थोड़ा अरेंजमेंट इधर उधर है लेकिन वही चीज़, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो क्या फार्मूला बनेगा? ऐसा नहीं बनेगा, साइन ए माइनस बी, जो ए है वही तो ए रहेगा कि ये ए बन जाएगा, साइन ए कॉस बी है ना ये, बोलो। और नीचे क्या आएगा? डेल्टा एक्स साइन एक्स और डेल्टा एक्स। तो क्या एक्स और एक्स कट जाएंगे? एक्स और एक्स, तो अब अंदर क्या बचेगा? माइनस डेल्टा एक्स बचेगा क्या? और अब माइनस कहाँ आ जाएगा? क्या बाहर निकल के आ जाएगा? और साइन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स क्या होता है? बोलो, बताओ। तो 1 आ जाएगा, माइनस लिखो 1 और इन सब में भी डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 डाल दो, तो क्या हो जाएगा? -1 बाई साइन एक्स और साइन एक्स, तो क्या ये -1 बाई साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, जो कि माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। सो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या हुआ? समझ में आई बात? चलो, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो देखो बुक में मिला लो, पाया गया? है बुक में ना? तो सेक एक्स देखो, क्या इट इज सेक एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस सेक एक्स और अपॉन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स होगा? क्योंकि डिफरेंशियल है कि सेक में कितना परिवर्तन, एक्स में परिवर्तन से सेक में कितना परिवर्तन, तो ये 1 अपॉन कॉस और -1 अपॉन कॉस एक्स और अपॉन ये दैट इज इक्वल टू, अगर एलसीएम लिया जाए तो कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया, देन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डेल्टा एक्स आ गया और लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 हुआ। बताओ। सो अब यहाँ पर देखो, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है? -2 साइन सी प्लस और डिवाइडेड बाई
लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो। तो ये देखो अब इस x से x कट जाएगा लेकिन माइनस डेल्टा एक्स आ जाएगा। सो माइनस टू साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई टू और साइन माइनस डेल्टा एक्स बाई टू, ठीक है। और दिस इज कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, कॉस एक्स और डेल्टा एक्स, बोलो सही है? क्या ये माइनस बाहर आ जाएगा और सब माइनस हट जाएंगे और इस डेल्टा एक्स के नीचे 2 लगा दें? तो साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई टू और साइन डेल्टा एक्स बाई टू और नीचे डेल्टा एक्स बाई टू और नीचे और क्या क्या, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स और लिमिट में क्या, डेल्टा एक्स बाई टू टेंस टू ज़ीरो। क्या ये चीज़ 1 हो जाएगी? और जब ये 1 हो जाएगी तो बाकी बची हुई चीज़ें क्या होंगी? साइन 2x प्लस ज़ीरो बाई टू और अपॉन कॉस एक्स प्लस ज़ीरो कॉस एक्स, ये हो गया, सब जगह रख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स आ गया ऊपर, तो दैट इज tan x और 1 बाई कॉस एक्स क्या होता है, क्या sec x। तो इस तरीके से जो d बाई डी एक्स ऑफ sec x है वो कितना आ गया, tan x sec x। क्या ये भी फार्मूला लिखा हुआ है? अब हम निकालेंगे d बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। कॉसेक स्क्वायर लिखा है वो मिसप्रिंट है तो उसे कॉसेक लिख लें। d बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, तो उसे क्या लिखें, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉसेक एक्स और अपॉन x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स और लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो। तो 1 बाई साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स 1 बाई साइन एक्स अपॉन क्या हो गया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो। अब इनका एलसीएम लो तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स और नीचे क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या हुआ, बाई टू बाई टू और नीचे क्या आ जाएगा, और डेल्टा एक्स और लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो। यहाँ से x और x कट गया और एक माइनस आया, बट वो माइनस साइन के अंदर है, क्या वो सबसे बाहर आ जाएगा? बोलो ये बात समझ में आई कि क्या किया मैंने? साइन के अंदर था ना माइनस, तो बाहर ले लिया और नीचे क्या क्या बचा, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स, यहाँ तक ठीक है। और लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, तो माइनस कॉस
2x प्लस 0/2 और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? और नीचे क्या बचेगा? साइन x प्लस 0 इंटू साइन एक्स, तो इट इज़ माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो क्या ये माइनस कॉट एक्स और कॉसेक एक्स हो गया? बताइए। सो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। तो ये भी प्रूव हो गया। तो समझा तो दिया है, आपकी मर्जी हो तो आप इसको तैयार कर लेना, ये सब अच्छी चीज़ है, बुक में है। तो अब देखो कि कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए डेरिवेटिव की प्रॉपर्टीज़ में, कि अगर मान लो डी वाई बाई डी टी अगर आपसे पूछा जाए कि y का x के रिस्पेक्ट में, मान लो dy बाई डी एक्स ही पूछा जाए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि x के रिस्पेक्ट में। मान लो इस कमरे का प्रेशर वॉल्यूम के हिसाब से कैसे बदल रहा है, तो प्रेशर में वेरिएशन टेम्परेचर पे के हिसाब से निकाल लो, और टेम्परेचर में वेरिएशन आप निकाल लो वॉल्यूम के हिसाब से, ऐसा भी कर सकते हो। देख लो, मैंने y में dy बाई डी एक्स करना था तो dx को उधर खिसका दिया, और dy का ये निकाल लो dt के रिस्पेक्ट में कितना चेंज, और dt का dx के रिस्पेक्ट में। यानी पॉपुलेशन के बढ़ने से खाद्यान्न यानी फूड में कितना फ़र्क पड़ रहा है, फूड के फ़र्क पड़ने से जो है हमारे देश का जो अमीरी का इंडेक्स है, तो वो उस पर कितना फ़र्क पड़ा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा कि नहीं, पॉपुलेशन के हिसाब से अमीरी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि dt तो कट जाएंगे और dy बाई डी एक्स नहीं आ जाएगा। बोलो, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल में क्या चीज़ों को तोड़ तोड़ के जाना जाता है? बोलो, कि किसी चीज़ के इतना और इतना पार्ट कर लिया और फिर तोड़ तोड़ करके ये डेल्टा y निकाला और डेल्टा x। डिफरेंशियल कैलकुलस इज ब्रेकिंग ए फंक्शन इनटू मैनी पार्ट्स। और इंटीग्रल, इंटीजर का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल, इंडिया इज इंटीग्रल, क्या इंडिया पूरा एक है, सब जुड़ा हुआ है क्या? तो इस तरीके से डिफरेंशियल कैलकुलस क्या करती है, ये ब्रेक करती है द फंक्शन टू फाइंड, क्या पता करती है कि चेंज इन फंक्शन बाई इसमें स्मॉलर चेंज इन वेरिएबल, फंक्शन में कितना चेंज हो रहा है वेरिएबल में थोड़ा सा परिवर्तन करने से। टू फाइंड चेंज इन फंक्शन बाई infinitesimally change in variable, decimal change in variable, that is dy by dx. If there is a small change in x, then what is the rate of change of y with respect to x? है तो रेट ही, लेकिन थोड़ा सा चेंज करने से, जिससे एवरेज वाला फैक्टर एलिमिनेट कर सकें। इट इज़ इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट एनी x। ये क्या है बताओ? इट इज इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ y पर यूनिट x, चेंज ऑफ y पर यूनिट x। ऐसा नहीं होता है कि चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम, यही तो वेलोसिटी होती है कि नहीं? पर यूनिट चेंज इन x एट ए पर्टिकुलर x, क्योंकि इंस्टेंटेनियस की बात है। ये सब किस चीज़ के लिए निकालते हैं बताओ? कुछ बोला करो।
इतनी बात समझ में आई कि नहीं? कि फिर से बताएं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितनी वेलोसिटी है, डी एक्स बाई डी टी क्या है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट ए पर्टिकुलर टाइम, 7 बजे कितनी है, ऐसे ही तो निकालते हैं कि नहीं? नहीं सुनाई पड़ रहा है? हाँ, सो नाउ अब इंटीग्रल कैलकुलस क्या है? इंटीग्रल कैलकुलस इज इट्स रिवर्स प्रोसेस. इंटीग्रल कैलकुलस इज रिवर्स प्रोसेस of differential calculus. It do summation of all the small fractions. It do summation of any जो भी स्मॉल फ्रैक्शंस और ऑल स्मॉल फ्रैक्शंस. यानी कि मान लो ऑल स्मॉल फ्रैक्शंस, जैसे मान लो कि यहाँ पर किसी फंक्शन के नीचे बहुत छोटे छोटे आपने पार्ट निकाल लिए, और इस पार्ट को क्या कहोगे? ये जो है ये dx है और ये y है. ये y है, थोड़ा बहुत फ़र्क जरूर है इन दोनों में, लेकिन है लगभग y माने जा सकते हैं, बहुत पास पास है ना, तो दोनों को क्या माना जा सकता है? वैसे बाद वाला ज़्यादा ऊंचा उठा हुआ है, लेकिन फिर भी माना जा सकता है. तो इसका एरिया कितना होगा बताओ? एरिया ऑफ स्ट्रिप बताइए. क्या y dx मान सकते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ. और हम ऐसी सभी एरिया का स्ट्रिप अगर निकालना चाहें तो क्या करें? क्या सबका सिग्मा कर दें? तो एरिया अंडर कर्व तो कैसे निकालें? और जबकि सभी dx dx हैं, हमने इसको कितने पार्ट्स में तोड़ दिया है? इनफाइनाइट छोटे छोटे पार्ट्स में. सो दैट इज इक्वल्स टू y1 dx प्लस y2 dx, और प्लस ऐसे ऐसे चलते चलते कितना लिख दें? yn dx. अच्छा, अब मैं इसी में y1 प्लस y2 करूं और प्लस y3 करूं से लेकर yn कर दूं, और बाहर क्या लिख दूं? क्या 10th में आपने ऐसा सीखा है? दैट इज सिग्मा y, सारे y आइस का सिग्मा और इंटू डी एक्स. सिग्मा साइन पता है क्या कि नहीं पता? अच्छा, यही चीज़ है, लेकिन जब बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसको समेशन है, तो हम इसको ऐसे करते हैं. दैट इज समेशन. है सिग्मा ही, लेकिन ये एस वर्ड है, और इसे y dx बोल दिया जाता है कि सभी छोटे को जोड़ डालो, सभी छोटे को जोड़ डालो, और यही कहलाता है इंटीग्रल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. इसे क्या कहते हैं? इंटीग्रल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. ये चीज़ है. तो किसी, अब क्या यही किसी चीज़ का एरिया निकाल देता है? एरिया भाई, एरिया ही तो निकालना ना है किसी भी फंक्शन का, तो आप एरिया अंडर कर्व लिख लो. सो इट इज एरिया अंडर कर्व. अच्छा, ये चीज़ हमारा फार्मूला हो गया कि एरिया निकालने के लिए सभी स्ट्रिप को क्या करना पड़ेगा बताओ? जोड़ना पड़ेगा. अच्छा, एक और बात बताओ कि क्या इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस हैं? इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल आर इन्वर्स प्रोसेस.
एक दूसरे के उल्टे हैं। तो क्या आपको ये बात मालूम है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन क्या आएगा? बताओ। सही है। अच्छा, ये n प्लस वन एक कांस्टेंट है, जरा ये इसके इधर ले आओ, नीचे ले आओ, चाहे अंदर ले आओ चाहे बाहर ले आओ, ये तो कांस्टेंट है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बाहर भी लिख सकती हो और अंदर भी लिख सकती हो। तो उधर क्या बचेगा? यहाँ तक ठीक है? अच्छा, इस डी एक्स को उधर ले जाओ, यहाँ डी रहने दो, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखो? यहाँ तक समझ में आ गई? अब यही y है, x टू द पावर n को हमने क्या माना था बताओ? अब टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, जबकि ये एक कर्व है, ये मैंने जो कर्व खींचा जानती हूँ किसका कर्व खींचा है? y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n का कर्व है। किसका कर्व खींचा है? तो हमने एक ड्रॉ खींचा। अब हमें अगर मान लो इंटीग्रल लो, तो डी एक्स टू द पावर n प्लस वन और अपॉन n प्लस वन, और उधर भी डी ले लो, सॉरी इंटीग्रल लो, दोनों तरफ क्या ले रहे हैं बताओ? इंटीग्रल लिया कि नहीं? और x टू द पावर n dx, तो क्या ये अपोजिट है और ये कट जाएंगे? एक तोड़ता है तो एक जोड़ता है, और ये जो आया है x टू द पावर n dx, तो क्या x टू द पावर n के अंडर का एरिया होगा? अभी y dx नहीं किया था पीछे, याद करो, एरिया इज इक्वल्स टू y dx लिखा था पीछे। और अगर वही y x टू द पावर n हो तो भी क्या एरिया नहीं आ जाएगा? बोलो। अच्छा, तो ये हमारा क्या फार्मूला बना? n प्लस वन, यानी ये एक फार्मूला बन गया। अगर किसी का इंटीग्रल निकालना है तो मुझे क्या कर देना चाहिए? क्या उसकी पावर में एक बढ़ा देना चाहिए? पहले घटाया करते थे, तो अब क्या कर दें? बढ़ा दें। और जब मल्टीप्लाई करते थे पहले हम, अब हमें क्या करना है? उसी से डिवाइड कर दें, ये चीज़ ऊपर से ही आई है। तो इंटीग्रल का फार्मूला क्या हो गया? किसी का इंटीग्रल निकालना है, पावर में एक बढ़ा दो और जो बढ़ी हुई पावर उसी से डिवाइड कर दो। इस फार्मूले को आप पीछे देखो पेज नंबर 64 पे, दिखा? अगर मैं कहूँ कि x टू द पावर 1 dx का निकालो, मान लो y x हो, y dx का, y को मैंने क्या माना? क्या x टू द पावर 1 माना है? तो क्या आंसर आएगा बताओ करके? डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो क्या यही एरिया हो गया अंडर कर्व? बोलो भाई, आप बोल नहीं, हम तो वेरीफाई करेंगे, ऐसे हम नहीं मानेंगे। जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ खींचो, क्या यही होता है? बिल्कुल मिडिल से जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन है। अच्छा, और अब मैं चाहता हूँ कि 2 तक का इसका एरिया निकाला जाए। 2 तक का, चलो x तक का निकालो, क्योंकि x x हुए दोनों, y और x तो सेम ही है। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? तो हमारा जो ग्राफ है, हमें एरिया चाहिए, तो इंटीग्रल के अंदर जो भी फंक्शन है वो रख दें,
और dx रख दें, कुछ भी फंक्शन रखो, एरिया का कोई फार्मूला नहीं है, आप सर्कल का निकालो, सबका निकाल देगा ये इतना चमत्कारी फार्मूला है, देखो इसी का निकाल लेगा। y की जगह क्या रख दो, x dx और इंटीग्रल करो, तो इंटीग्रल से क्या आ जाएगा, क्या एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। और अभी एरिया निकालो, तो एरिया क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है क्या, तो क्या ये x है और ये भी x है क्या, तो हाफ इंटू एक्स आया, क्या वही चीज आ गई, तो मिलाओ सेम आया कि नहीं आया। जो इंटीग्रल से निकाला वही इससे निकाला। मान लो आपका मन नहीं है कि नहीं हम पूरा एरिया नहीं निकालना चाहते, हम तो कहीं से कहीं तक निकालना चाहते हैं, तब क्या करोगे, यही वाला लो। मान लीजिए कि आपने कहा कि मैं तो 1 से 2 तक निकालना चाहती हूँ, तो अब निकालो 1 से 2 तक। ये x इज इक्वल टू 1 है और ये 2 है, और ये y इज इक्वल टू x है। अच्छा, ये जो है आपको इसकी भी सुविधा देता है। जरा आप देखो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालोगे, शेडेड एरिया, क्या ये पूरा एरिया में से इतना माइनस कर दो तो शेडेड का आ जाएगा, बताओ। तो हाफ इंटू पूरा कितना है, ये क्या 2 है, और ये कितना है 2, तो इसलिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और माइनस इसका एरिया जरा देखो कितना है, हाफ इंटू 1 इंटू 1 है 1 1, बोलो, क्योंकि ये 1 और 1 है तो कितना निकला 2 माइनस हाफ आया, और क्या ये 3/2 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। लेकिन अगर आप इंटीग्रल वाले मेथड से निकालती तब कैसे करती, तब तो y dx लिखती ना। और बताओ कहाँ से कहाँ तक निकालना चाहती हो, कि 1 से 2 तक, y की जगह क्या लिखती, क्या x dx, बोलो। और ये 1 और 2, इतनी बात सही है। तो x dx क्या हुआ बताइए, क्या ये x स्क्वायर बाई 2 हुआ, और यहाँ लिख दो 2, यहाँ लिख दो 1, इसको कहते हैं अपर लिमिट यानी हायर वैल्यू, और माइनस लोअर, ये लोअर लिमिट। अगर अपर लिमिट करोगे तो क्या 2 तक का एरिया पूरा दे देगा, ये बोलो, 2 डालोगे तो क्या 2 तक का दे देगा, दे ही देगा। तो 2 स्क्वायर बाई 2 और 1 डालोगे तो क्या 1 तक का दे देगा, तो 1 स्क्वायर बाई 2, तो 2 तक का पूरा एरिया और माइनस 1 तक का पूरा एरिया, देखो किया कि नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये कितनी वैल्यू आ गई, क्या 2 माइनस हाफ आ गई, जो कि 3/2 है। तो इससे आपने क्या देखा कि किसी भी, एक तो इंटीग्रल किसका रिवर्स प्रोसेस है बताओ, इंटीग्रल इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल, और साथ ही किसी का एरिया भी निकाल सकता है, और जो आपकी लिमिट है डिजायर्ड लिमिट उसके बीच का एरिया भी निकाल सकता है, बोलो बात सही है। तो इस तरीके से हमने आपको ये चीज़ बता दी है कि इंटीग्रल क्या है। अब हम अगली क्लास में 3.3 एग्जाम्पल करेंगे, जितना हमें सीखना था वो सीख लिया, अब इसी के बेसिस पे हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना अगली क्लास तक, इतना ही रखो।